साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशिकर चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों को लिए यूथ पब्लिकेशन की हमारी जो बुक है ग्रामीण विकास की यूपी लेखपाल की, इसको मैं लेकर आया हूं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, फर्स्ट है, सेट नंबर फर्स्ट है। देखिए, मैं भी किसी दिन जो हमारा ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का शेष बचा है पूरा टोटल एक मैराथन लेके आऊँगा जिसमें पूरे 50 प्रैक्टिस सेट होंगे, उनको देखते हैं। आज मैं भी पहले थोड़ा टाइम कम है तो इसको देख लेते हैं जी। ओके, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको देखते हैं जी। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? देखिए, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1947 ईस्वी में कहा था। कब कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1947 में। जी बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह योजना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत 2021 में महोबा जिले से की गई। देखिए, 1 मई 2016 को ये की गई है उज्ज्वला योजना फर्स्ट की शुरुआत, जो कि बलिया जिले से, ठीक है। और अभी हाल ही में 2021 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी महोबा आए हुए थे और उन्होंने उज्ज्वला 2.0 का उद्घाटन किया, शुरुआत की जी। थोड़ा जुकाम हो गया मुझे। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? जो हमारे गेहूं होता है उसमें प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत 8 से 15% होता है। तो इसमें 12% दिया हुआ है ना, ये बिल्कुल राइट होगा। कितना? 8 से यदि 15 आता है तो सही है, इसके मध्य में आता है तो भी सही है जी। देखिए, और इसमें कार्बोहाइड्रेट एरिया है गेहूं में, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 65 से 75% जी। और वसा वसा होता है हमारा 1.5% इसमें वसा होता है जी। तथा 2% खनिज पाया जाता है, 2% खनिज पाया जाता है जिसको मिनरल्स बोलते हैं जी। भारत में कुल कितने गांव हैं जी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 6,40,930 गांव हैं। कितने? 6,40,930 गांव हैं जी। तथा क्या है, भारत में कुल जनसंख्या कितना? 66% जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। मतलब 66% जनसंख्या ग्रामीण है भारत में जी। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? दशहरी आम के लिए फेमस है हमारा मलिहाबाद। तो सब लोग जानते ही हैं क्योंकि लखनऊ के आसपास के एरिया, तो लखनऊ हमारा क्या आम के लिए प्रसिद्ध है। और स्पेशल दशहरी यदि पूछा जाए तो मलिहाबाद दशहरी आम के लिए फेमस है जी। सहारनपुर, देखिए, और इसकी जो प्रसिद्ध फेमस चीज़ें आम की उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, जिसमें कि हमारा सहारनपुर में देखा जाए तो सफ़ेदा और चौसा आम। सहारनपुर में चौसा आम होता है हमारा। मेरठ व बागपत में हमारी कुछ चीज़ जैसे स्टॉल है, तथा वाराणसी का लंगड़ा आम। और आम की प्रमुख किस्में जैसे लखनऊ सफ़ेदा, मलिहाबाद सफ़ेदा, फाजली, लखनऊआ, जौहरी सफ़ेदा इत्यादि। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांजो, आम्रपाली, मल्लिका, ये सब क्या आम की विभिन्न किस्में हैं जी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हमारा जौनपुर जिला है ना, जौनपुर, यहाँ पर महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा हैं। यहाँ पर 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 912 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है मतलब पूरे यूपी में। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो देखिए, ये हमारी जो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, ये 1991 में शुरू हुई थी। 1991 में शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराना, उनको रोजगार के लिए जागरूक करना और उनसे जोड़ना। इसमें क्या था, जो लागत होती है उसका 25% या 7500 रुपये, 25% या 7500 रुपये दिए जाते थे जी। अब जो भी उचित हो आप देख लेना।
75% और 25% और 7500 रुपये। जी, पहला सही रहा जी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों, रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? देखिए, तो ये हमारी खड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी? खड़ी बोली। खड़ी बोली रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, फर्रुखाबाद, रामपुर आदि को क्या है? रोहिलखंड कहा जाता है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है हमारा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला ये वाला एरिया है, जैसे कि जी मतलब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, तो इसमें जो हमारे रामपुर हैं और ये बरेली, फर्रुखाबाद जो ये ज़िले हैं, इनको क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रोहिलखंड कहा जाता है। जबकि अवधि में लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद आदि, अवधि कहाँ पर बोली जाती है? फैजाबाद में, लखनऊ में, प्रतापगढ़ में, और इन जिलों के आसपास जो बाराबंकी क्षेत्र है इनमें अवधि बोली जाती है। ब्रज भाषा, ब्रज क्षेत्र मतलब हमारा कान्हा जी का क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र कान्हा का क्षेत्र मतलब मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, इन क्षेत्रों में क्या है? इटावा, यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। और देखिए, यदि हमारे आ जाए बुंदेली, तो झांसी, ग्वालियर, जालौन, ग्वालियर तो एमपी में चला गया, लेकिन बुंदेलखंड का क्षेत्र है, लेकिन झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, ये सभी क्या है? यहाँ पर बुंदेली बोली जाती है जी। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, NRGP का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। कौन सा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है जी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है जो इसकी शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को की थी। 2006 को की हुई थी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली एक गाँव है, वहाँ से किया था। प्रारंभ इस योजना को 200 जिलों में शुरू किया गया था। कितने? 200 जिलों में शुरू किया गया था। 200 जिलों में शुरू किया गया था। इसके बाद में क्या है? 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया और 2009 में केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा कर दिया गया। और इसमें क्या कर दिया गया कि जो प्रत्येक परिवार को कम से कम क्या है? एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन का रोजगार। अब इसको क्या है? अब इसको बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत रोजगार को 150 दिन कर दिया गया है। इसमें अकुशल जो मजदूर होते हैं वो कार्य करते हैं लोग, और उनको रुपए दिए जाते हैं जी। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? मतलब कृषि जो खेत की मापन की सर्वोत्तम विधि है वो हमारी जरीब द्वारा, जरीब से सबसे अच्छी खेत की माप होती है। एक जरीब 55 गज होता है। एक जरीब में 55 गज होते हैं और एक वर्ग जरीब को, एक ऐसी जरीब और एक ऐसी जरीब को हम यदि फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बीघा निकल आता है। एक वर्ग जरीब को हम लोग बीघा बोलते हैं ऐसे से, तो हमारी बीघा हो जाता है। 1 बीघा बराबर 20 बिस्सा होता है। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और यह समिति नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपती है जो कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश करती है और अंत में क्या है? इसकी सिफारिश के बाद पंचायती राज लागू कर दिया जाता है जी। पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। क्या संगठित किया गया? देखिए, 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था, 73वां हमारा जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद इसमें किया गया था। किसमें? 73वें संविधान संशोधन में। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है, ये सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से शुरुआत हुआ था। इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। यह एक त्रिस्तरीय
जैविक रूप से जुड़ी संरचना है, बिल्कुल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके बातों को बताता है जी। तो कौन सा? दूसरा गलत है इसका, और सब राइट है। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो देखिए, तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित पंचायती राज पद्धति है। प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव की जी अपने कार्यकाल में 73वें संशोधन और 74वें संविधान संशोधन में इन्होंने नगर पालिकाओं को और जो पंचायतें हैं इनको क्या है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। संविधान के भाग 9 किसमें? भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 अणा तक इनका क्या है, वर्णन किया गया है जी। और 24 अप्रैल को हम क्या है, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये कथन क्या है? कथन सही है। तो ये क्या, ये कथन बिल्कुल राइट है। और योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। योजना आयोग का अध्यक्ष क्या, भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की जगह में ही अब नीति आयोग चलता है। नीति आयोग की जो बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था योजना आयोग को ख़त्म करके जी। आर्थिक नियोजन विषय है। जो आर्थिक नियोजन है ये हमारा समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। गेहूं में बौनेपन के जीन हैं, तो गेहूं में बौनेपन के जीन नोरेंटेन होता है। कौन सा? नोरेंटेन। DPU डोन चावल में बौनेपन का जीन है, तथा ओपेक 2 मक्की में बौनेपन का जीन है। भारत में कृषि मूल आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? तो देखिए, CACP कृषि लागत मूल आयोग, जिसे पूर्व में कृषि मूल आयोग के नाम से जाना जाता था, इसको 1965 में गठित किया गया। कब? 1965 में गठित किया गया। और इसी के द्वारा क्या है, MSP घोषित की जाती है। इसी के द्वारा क्या है, MSP घोषित की जाती है। और MSP 24 फसलों में घोषित की जाती है जी। ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध किससे है? जो फ्लड 2 है ऑपरेशन, वो किससे संबंधित है? तो देखिए, ऑपरेशन फ्लड 2 है, ये हमारा दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो हुई थी वो इसी में हुई थी। फ्लड के, मान लीजिए दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, मान लीजिए हमारा भारत क्या है, दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर है। और मान लीजिए इसके जनक कौन है? तो हमारे जनक हैं श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन जी श्वेत क्रांति के जनक हैं। और हरित क्रांति के MS स्वामीनाथन जी। और विश्व लेवल में पूछा जाए तो हमारे N बुरलॉग जी हैं जी। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? तो देखिए, खरीफ की फसलें वह फसलें कहलाती हैं जो कि जिनकी बुवाई जून से जुलाई में होती है और उनकी थ्रेशरिंग अक्टूबर के समथिंग होती है, कटाई होती है। तो देखिए, खरीफ में हमारी अरहर, मक्का, धान, गन्ना, कपास, ये सारी क्या है, खरीफ में आती हैं। जैसे कि मूंगफली भी खरीफ में आती है। तो अरहर हमारी खरीफ में आती है, और ये भी खरीफ में आती है। ये हमारी रबी की है। चना क्या है? चना रबी की फसल है, जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। जैसे चना, गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, ये क्या है, सब रबी की। और जायद में हमारी तरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी ये आता है जी। इसको सुमेलित करना है। देखिए, तो सुमेलित करते हैं, देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001। साक्षर भारत मिशन 2009। साक्षर भारत मिशन 2009। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, तो ये हमारा 1988 हो जाएगा। सभी मैचिंग हो गए, अब आप लोग मैचिंग कर लेना जी। संगम योजना का उद्देश्य है। तो देखिए, संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की सहायता करना था। क्या? विकलांगों की सहायता करना था। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1996 को होती है। कब होती है? 1996 को होती है। इसमें क्या है, आर्थिक रूप से एक संगठन चलाया जाता है, जिसमें क्या 15,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती थी। 15,000 रुपये की इसमें क्या है, आर्थिक मदद की जाती थी जी। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? तो देखिए, 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कौशल विकास को क्या है,
कौशल विकास के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है। क्या है? रोजगार उपलब्ध कराना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा जी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 28 जनवरी 2014 को अखिलेश यादव सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना की शुरुआत की थी। 28 जनवरी 2014 को प्रारंभ की हुई थी। और इसमें क्या है, 500 रुपये ग्रामीण परिवारों को 500 रुपये मासिक पेंशन और अधिकतम 750 रुपये, मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 750 रुपये मासिक पेंशन दी जाती थी जी, जो कि अब योगी सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? तो देखिए, इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2001 हुआ था। कब? 1 जुलाई 2001 को हुआ था जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।